Hello, I am Dr. Shefali Bansal Madhav, fertility consultant and IVF specialist in New Life Fertility Center, सिलीगुड़ी। IVF और fertility treatment को लेकर बहुत सारे मिथ और मिसकंसेप्शंस हैं जो जनरल पब्लिक में ऑलरेडी हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पेशेंट्स या जनरल पब्लिक जो हैं हमसे पूछते हैं, जिसे क्लैरिफाई करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले जो है पेशेंट्स जो हमसे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या कंसीव करने के लिए इनफर्टिलिटी पेशेंट को IVF इज़ द ओनली ऑप्शन। तो ऐसा नहीं है। कंसीव करना जो है नेचुरल कंसेप्शन के जो बेसिक जो मेथड है, जिसमें कि एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी, ट्यूब एंड यूट्रस, दीज आर द 4 मेन थिंग्स जो नेचुरल कंसेप्शन में हेल्प करती है। किसी भी इनफर्टिलिटी पेशेंट को जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हम इन बेसिक टेस्ट को पहले चेक करते हैं। फीमेल फैक्टर के लिए उनका एग क्वालिटी, ट्यूब खुला हुआ है कि नहीं, फेलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं, और उनके जो यूट्रस है वो नॉर्मल है कि नहीं, और हस्बैंड फैक्टर जिसमें कि सिंपल स्पर्म एनालिसिस और कुछ हार्मोन टेस्ट्स। अगर बेसिक इवैल्यूएशन में सब कुछ नॉर्मल है, पेशेंट अगर यंग कपल है, मैरिज को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ऐसे कपल्स नेचुरल ट्रीटमेंट्स या फिर IUI जैसे सिंपल एंड नेचुरल ट्रीटमेंट से कंसीव कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट को IVF की ज़रूरत हो। सेकेंड मिथ जो है वो ये है कि IVF बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है और सिर्फ रिच लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक मिथ है, क्योंकि IVF की सबसे पहले हमें देखना है कि किस पेशेंट को IVF की रिक्वायरमेंट है। जो पेशेंट्स सपोज़ किसी की एज बहुत ज़्यादा है, या फिर ट्यूबल ब्लॉकेज है, या फिर बार बार IUI करने से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हस्बैंड में सिवियर मेल फैक्टर है, तो ऐसे पेशेंट्स को IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। जो बेसिक ट्रीटमेंट IVF है उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अभी जो हैं लो कॉस्ट IVF प्रोसीजर्स अब प्रेजेंटली अवेलेबल हैं, जिसके अंदर जो मिडिल क्लास पेशेंट है या फिर जो उतने अफोर्डिंग पेशेंट नहीं हैं वो भी IVF कर सकते हैं। जो थर्ड मिथ है वो है पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि IVF करने के बाद या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने के बाद हमारा बेबी नेचुरल बेबीज़ की तरह नॉर्मल होगा कि या एबनॉर्मल होगा, या उसकी डेवलपमेंट में कोई डिफेक्ट्स होंगे। तो ये एक कंसर्न है जो बहुत सारे पेशेंट्स फेस करते हैं। अब जो है IVF नया प्रोसीजर नहीं है, बहुत सालों से IVF प्रोसीजर हो रहा है। जो अर्लीस्ट IVF प्रोसीजर था वो था 1978 में, जो UK में फर्स्ट टाइम जो IVF हुआ था। मिलियंस ऑफ बेबीज़ जो हैं अब IVF से बॉर्न हो चुके हैं, और इन बेबीज़ के लिए जो डेवलपमेंटल स्टडीज़ हैं और जो फॉलोअप स्टडीज़ हैं वो बहुत सारी फॉलोअप स्टडीज़ अब वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, जो सभी स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि IVF बेबीज़ जो हैं वो नेचुरल बेबीज़ की तरह ही नॉर्मल डेवलप भी करते हैं और ग्रो भी करते हैं। तो ये जो है मिथ है कि IVF बेबीज़ जो हैं वो नेचुरल बेबीज़ से डिफरेंट हैं या फिर उनमें डेवलपमेंटल डिले होती है। जो फोर्थ मिथ है वो ये है कि IVF को लेकर कुछ लोग हमेशा इस बात के लिए डरते हैं कि IVF कराया तो हमें 100% बेड रेस्ट करना होगा। तो ये भी एक मिथ है। IVF प्रोसीजर जो है उसका बेसिक प्रोसीजर हमें पहले समझना होगा। नेचुरल कंसेप्शन में किसी भी फीमेल की बॉडी में पहले एग रेडी होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे हस्बैंड और वाइफ जब टुगेदर रहते हैं तो स्पर्म उनकी बॉडी में जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर ये जो एम्ब्रियो या भ्रूण तैयार होते हैं वो यूट्रस में इम्प्लांट होते हैं। नेचुरल प्रेगनेंसी का ये मेथड है। IVF ट्रीटमेंट नेचुरल प्रेगनेंसी से डिफरेंट कैसे है? IVF ट्रीटमेंट में हम इंजेक्शंस देते हैं जो एग्स को रेडी करते हैं। जब आप ये इंजेक्शंस ले रहे हैं, अराउंड 8 to 10 डेज़ ये इंजेक्शंस चलते हैं। इस बीच जो फीमेल है वो अपनी रेगुलर एक्टिविटी, अपना रूटीन वर्क सब कुछ कंटिन्यू कर सकती है। अगर कोई वर्किंग फीमेल है तो वो ऑफिस का काम कर सकती हैं, जॉब पे जा सकती हैं, उसमें उनको बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एग्स को निकालने की प्रोसीजर है वो अंडर एनेस्थीसिया होती है। इट्स अ माइनर प्रोसीजर जिसमें 15 to 20 मिनट्स का समय लगता है। उस दिन जो है पेशेंट को सुबह एडमिट किया जाता है और आफ्टर 3 to 4 आवर्स पेशेंट जो है सेम डे अपने घर जा सकते हैं।
और फिर जो है इन एग्स को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके लेबोरेटरी में एम्ब्रियोज को तैयार किया जाता है। एम्ब्रियोज बनने में 3 to 5 डेज का समय लगता है। अब इन एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर यूट्रस उस साइकिल में वेल प्रिपेयर्ड है तो फ्रेश एम्ब्रियोज को ही ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर यूट्रस उस साइकिल में वेल प्रिपेयर्ड नहीं है तो नेक्स्ट साइकिल में इन एम्ब्रियोज को फ्रोज़न फॉर्म में हम रख देते हैं और नेक्स्ट साइकिल में फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। उसमें हार्डली 5 to 10 मिनट्स का समय लगता है। मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो विदाउट एनेस्थीसिया ये प्रोसीजर कंप्लीट कर पाते हैं। एंड आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पेशेंट जो है कुछ देर के बाद ही हाफ एन आवर टू 1 आवर के बाद डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ जो सपोर्टिव मेडिकेशंस या इंजेक्शंस हैं वो पेशेंट घर पर ही ले सकते हैं। इसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पेशेंट्स होम रेस्ट में रह सकते हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट या 100% बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होम रेस्ट का मतलब है कि पेशेंट अपनी रूटीन एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। अपना पर्सनल नहाना या घर का काम करना, थोड़ा बहुत काम करना, ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं। तो ये एक मिथ है कि किसी भी IVF पेशेंट को 100% बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जो नेक्स्ट कंसर्न है पेशेंट्स का वो ये है कि IVF इंजेक्शंस बहुत पेनफुल होते हैं। अब IVF इंजेक्शंस जो नए इंजेक्शंस आए हैं उसके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस हैं दे आर वेरी इजी टू टेक। इनफैक्ट सबक्यूटेनियस फॉर्म में अब इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे डायबिटिक लोग अपने इंसुलिन इंजेक्शंस लेते हैं, ऐसे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं IVF के लिए भी। जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं, रिकॉम्बिनेंट गोनाडोट्रोपिन्स हैं, तो ये इंजेक्शंस पेशेंट इजीली ले पाते हैं। उसमें निडल साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है, पेशेंट्स खुद से भी ले सकते हैं। और जो ट्रांसफ़र करने के बाद जो सपोर्टिव इंजेक्शंस हैं अगर वो पेशेंट नहीं लेना चाहते हैं तो उसके भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं, जैसे कि वजाइनल जेल या फिर मेडिसिन फॉर्म में पेशेंट ले सकते हैं। जो नेक्स्ट मिथ जो जनरली जो पेशेंट्स हमसे क्वेरी करते हैं वो ये है कि क्या IVF करने पर अगर फेलियर हो जाए तो क्या हम कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे? तो ये ऐसा नहीं है। किसी भी IVF प्रोसीजर की सक्सेस जो है वो मेनली 2 या 3 थिंग्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट थिंग है कि उनकी एम्ब्रियोज की क्वालिटी कैसी तैयार हो रही है। उसके लिए हम लोग IVF शुरू करने से पहले ही एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी उसको असेस करते हैं, जिससे कि हमें ये अनुमान लग जाए कि जब हम IVF प्रोसीजर शुरू करेंगे तो हमें किस क्वालिटी के एम्ब्रियोज मिल सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि एग्स क्वालिटी बहुत ख़राब है या पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर इंजेक्शन देने पर भी अच्छे एग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, वहाँ पर हम एग डोनर भी ले सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है यूट्राइन फैक्टर। जब हम किसी वेल प्रिपेयर्ड एम्ब्रियो को वेल प्रिपेयर्ड यूट्रस, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, जब उसके अंदर वेल प्रिपेयर्ड एंडोमेट्रियम के अंदर हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं तो चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो किसी भी IVF साइकिल की सक्सेस के लिए यूट्राइन इवैल्यूएशन, मतलब कि यूट्रस की जो लेयर है एंडोमेट्रियम लाइनिंग उसकी प्रिपरेशन कैसी है उसको असेस किया जाता है। यूट्रस की प्रिपरेशन को असेस करने के लिए आइदर हम लोग अल्ट्रासाउंड से भी चेक कर सकते हैं या हिस्ट्रोस्कोपी। ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिससे कि कैमरा से यूट्रस को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। और बेसिकली अगर हमारा एम्ब्रियो क्वालिटी बहुत अच्छा बनता है, अगर यूट्राइन लाइनिंग बहुत अच्छी है तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। किसी भी पेशेंट में अगर फेलियर होता है तो हमें उसकी पूरी हिस्ट्री को पहले चेक करना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर हमारे एग क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्पर्म क्वालिटी अगर पुअर है जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हम ICSI ऐड कर सकते हैं। अगर एम्ब्रियो क्वालिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम लेज़र हैचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट को बेटर चांसेस मिले। या फिर अगर पहले पेशेंट का सिर्फ Day 3 ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ पर हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र में जा सकते हैं, यानी कि Day 5 तक हम एम्ब्रियोज़ को लेबोरेटरी में रख सकते हैं और इन एम्ब्रियोज से इम्प्लांटेशन के चांसेस मच बेटर होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं वो ये है कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए सक्सेस होने के लिए या IVF सक्सेस होने के लिए क्या कोई स्पेशल डाइट है जो हमें फॉलो करनी है?
तो जनरली हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि हेल्दी बैलेंस डाइट जिसमें रिच इन प्रोटीन एंड बेसिकली होममेड फूड विद लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये डाइट फॉलो करने के लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं। डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि अगर कोई पेशेंट एक्सेसिवली ओबीज है या जिसका वेट बहुत ज़्यादा है या बहुत थिन पेशेंट है, तो उनको एक आइडियल बॉडी वेट के लिए हम एनकरेज करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ओबीज पेशेंट है तो उनको कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट या डाइटिशियन काउंसलिंग करवा के उनको एक हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज एनकरेज करते हैं, स्पेशली इन PCOS पेशेंट्स। देन वन इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज स्मोकिंग, अल्कोहल एंड एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, जो कि बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही हार्मफुल है। तो इसको एकदम कट डाउन करना है या फिर इसे एकदम अवॉइड करना है। जो एक और मिथ जो जनरली पेशेंट्स हमसे पूछते हैं वो ये है कि अगर हम IVF करवाते हैं या अगर हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं तो 100% हमें सिजेरियन डिलीवरी के लिए ही जाना होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ। IVF प्रोसीजर जो है वो कंसेप्शन को हेल्प करने के लिए है, यानी कि जो प्रेगनेंसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। डिलीवरी की जो प्रोसेस होगी वो 9 मंथ्स के बाद इस देयर आर सो मैनी फैक्टर्स जिससे कि हम ये असर्टन करते हैं कि कोई पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैंडिडेट है या सिजेरियन डिलीवरी के लिए कैंडिडेट है, उसका जनरली IVF से कोई रिलेशन नहीं है। तो वो फैक्टर्स जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो हम डिसाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर कोई मैटरनल फैक्टर हैं जो सिजेरियन की इंडिकेशन दे रहे हैं, या फिर कोई फीटल फैक्टर हैं, या बच्चे में कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें सिजेरियन करना बेटर ऑप्शन होगा। इवन नेचुरल कंसेप्शंस में या नॉर्मल कंसेप्शंस में भी हमने देखा है कि नॉर्मल लेबर पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ एनी इंडिकेशन। सो IVF प्रेगनेंसीज में सिजेरियन इज़ अ कंपल्सरी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो हमारे पेशेंट्स जनरली हमें क्वेरी करते हैं, और ये जो हैं क्वेश्चंस काफ़ी पेशेंट्स के जनरल पॉपुलेशन में भी काफ़ी मिथ्स हैं। तो अगर आपके पास कोई और क्वेरीज़ हैं या कोई क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।